हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बंधुआ मजदूरी के बारे में। ठीक है, और समझेंगे बंधुआ मजदूरी के बारे में। बंधुआ मजदूरी क्या होती है, बंधुआ मजदूरी से संबंधित परिभाषाओं की बात करेंगे कि जो हमारे विचारक रहे हैं उन्होंने बंधुआ मजदूरों को किस प्रकार से परिभाषित किया है। और साथ ही साथ देखेंगे क्या कारण ऐसे रहे हैं जिनके कारण बंधुआ मजदूरी जो है वह बढ़ती गई एक समय पर। और साथ ही साथ बात करेंगे बंधुआ मजदूरी से निपटने के प्रयास, यानी कि हमारे समाज द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। वैसे तो यदि हम बात करें, देखिए, जब बंधुआ मजदूरी की बात आती है तो हम एक विशेष रूप से ये देख पाते हैं कि जो बंधुआ मजदूरी है वह कहीं ना कहीं विशेष प्रकार ये आ जाता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब हम बंधुआ मजदूरी की बात कर रहे हैं, देखिए कोई व्यक्ति जो है वह निरंतर बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत एक ऐसी मजदूरी को रखा जाता है जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाया करती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत एक ऐसी मजदूरी को हम देख पाते हैं जहां पर कई पीढ़ी निरंतर कार्य कर रही हैं। क्या बात है, यहाँ पर कई पीढ़ियों के द्वारा की गई मजदूरी क्या हो जाएगा, कई पीढ़ियाँ, है ना। कई पीढ़ियाँ गुजर जाया करती हैं इसमें, कई पीढ़ियाँ निरंतर कार्य में लगी हुई हैं। और इस निरंतरता का जो कार्य है वह कई बार स्थिति ऐसी आता है कि जो उन्हें पारितोषण दिया जा रहा है या मानदेय दिया जा रहा है, वह मानदेय या वह पारितोषण उनकी आवश्यकता से काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार की जो मजदूरी हम देख पाते हैं, ठीक है ना, इस मजदूरी में हम कहेंगे बंधुआ मजदूरी। तो हमने देखा कि जो मानदेय है, क्या है फ्रेंड, जो मानदेय है वह आवश्यकता से कम, यानी कि जितनी उनकी आवश्यकता है उस आवश्यकता से कम दिया जाता है, आवश्यकता से कम मानदेय दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं, और एक ही व्यक्ति के द्वारा उनसे बहुत से ऐसे कार्य किए कराए जाते हैं जो कार्य वास्तव में उनकी मजदूरी का या उनके कार्य का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसमें हम क्या देखेंगे, ऐसे कार्य जो कार्य का उनके कार्य का हिस्सा ही नहीं थे, वे कार्य भी करा लिए जाते हैं। ऐसे कार्य जो उनके कार्य का, जो कार्य का हिस्सा नहीं थे, जो कि उस कार्य यानी जिनके लिए उन्हें रखा गया था, जो कार्य का, वह कार्य का हिस्सा ही नहीं हुआ करते हैं। कई बार स्थिति यह है देखी जाती, कार्य का हिस्सा नहीं। तो इस प्रकार की जो मजदूरी आती है, हम उस मजदूरी को क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूरी। और सरल भाषा में समझ हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक जगह बंद कर काम करना, और काम के साथ साथ उसमें हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की बेगार भी कराई जाती है। बेगार, ठीक है ना। बेगार शब्द का हम यह समझ सकते हैं कि बेगार का आशय यहाँ से लिया जाता है कि जहाँ पर मैंने कहा कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कार्य या था सिर्फ भोजन बनाने का कार्य था, ठीक है ना। क्या कार्य था, भोजन बनाने का उसका कार्य था, विशेष रूप से भोजन बनाने के लिए किसी व्यक्ति को रखा गया था, लेकिन वह भोजन बनाने के अलावा भी बहुत सारे कार्यों को कर रहा है जिसका मानदेय या जिसका पारितोषिक उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई वह किस प्रकार की मजदूरी है, तो वह फ्रेंड्स बंधुआ मजदूरी ही कहलाएगी। क्लियर हुआ। चलिए बात कर लेते हैं, हम और आगे चलते हैं। तो देखिए बंधुआ मजदूरी को यहाँ पर यदि हम देखें तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता को अपना क्या कर रहा है, श्रम करता है, श्रम या सेवाएं दे रहा है। देखिए यहाँ पर ग्रामीण अंचल से इसे रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह वहाँ के जमींदार, साहूकार, इन लोगों से क्या करता है, या सामंत, इन लोगों से ऋण ले लेता है अपनी आवश्यकता। अब ऋण की पूर्ति क्या होती है, तो वही ऋण की पूर्ति निरंतर चल रही है, लेकिन उस ऋण की पूर्ति में हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति ऋण पूर्ति के लिए अपने स्वयं को भी क्या कर देता है, समर्पित कर देता है, यानी कि अपने श्रम को वहाँ पर दे रहा है या अपनी सेवाओं को वहाँ पर दे रहा है। इस प्रकार की जो मजदूरी कहलाती है वह भी क्या कहलाती है फ्रेंड, उसे भी कहा जाता है बंधुआ मजदूरी। क्योंकि अब व्यक्ति वहाँ पर उस व्यक्ति विशेष के पास, चाहे वह साहूकार है, चाहे वह पटेल है, चाहे वह सामंत है, चाहे वह जमींदार, उसके यहाँ वह बंध जाता है। ठीक है, अब वह अपने सेवाओं को या अपने श्रम को कहीं और नहीं बेच पा रहा है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूरी कहा जाता है।
इन्हें अनुबंध श्रमिक, अब इस प्रकार का जो श्रम कर रहे हैं वह श्रमिक का कहलाएंगे, वह श्रमिक कहलाते हैं, बंधुआ मजदूर या अनुबंध श्रमिक कहलाते हैं। कभी कभी बंधुआ मजदूरों को देखो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मैंने पहले ही बताया कि कई पीढ़ियां गुजर जाया करती हैं बंधुआ मजदूरी के अंदर, तो कई पीढ़ियों तक यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। वर्तमान समय में अनुबंध श्रम सब जो अधिकता है वह कहाँ है, आपकी दक्षिण एशिया में होता है, जिन्हें बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत में 1976 के अंतर्गत कानून बनाकर अवैध घोषित किया गया था। पहली बार इसे कानूनी रूप से क्या कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। जिस प्रकार हमने देखा था कि मानव का क्रय विक्रय भी हमारे यहाँ प्रचलन किया जाता था हमारी गुलामी की व्यवस्था के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं मानव कोई एक भौतिक वस्तु नहीं है, इसलिए मानव को भी क्या कर दिया गया था, वहाँ पर भी अवैध घोषित कर दिया गया था। और इसी प्रकार हमारे इस व्यवस्था को, जो बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था हमारे समाज के द्वारा लाई गई थी, उस व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया था, 1976 के अंतर्गत इसे दक्षिण एशिया के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। बंधुआ मजदूर मुख्य दो विशेषता में देखते हैं भाई, ऋणग्रस्तता के कारण और बलात् मजदूरी। बलात् जैसे कि मैंने बेगार कहा है, बेगार या बलात् इसे ही कहा जाता है। बंधुआ मजदूरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है ना। भारत के जितने भी क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बंधुआ मजदूरी या बलात् श्रम पाया जाता है। यह किस क्षेत्र में किस नाम से पाया जा रहा है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में से क्या कहा जाता है, इसे जीथम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जीथम के नाम से कहाँ जाना जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से जीथम कहा जाता है। वहीं पर गुजरात या मध्य प्रदेश की बात करें तो हाली या कसबाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना था, हाली या कसबाड़ी नाम कहाँ है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। वहीं पर हैदराबाद में इसे बघेला कहा जाता है, हैदराबाद में बघेला कहा जाता है। राजस्थान में सागरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बिहार में कमिया या कमियोती के नाम से जाना जाता है। बिहार में किस नाम से जाना जाता है, कमिया या कमियोती के नाम से इसे जाना जाता है। वहीं हम तमिलनाडु की यदि हम बात करें, तमिलनाडु में पांडियाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पांडियाल के नाम से कहाँ जाना जाता है, तमिलनाडु में पांडियाल के नाम से जाना जाता है। और यदि केरल की बात करें तो केरल में किस नाम से जाना जाता है, अदिया या पनिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अदिया या पनिया के नाम से आता है। ये सभी की सभी, चाहे आपके पास जीथम की बात है, हाली, कसबाड़ी, बघेला, सागरी, कमिया, कमियोती, पंडियाल, ठीक है ना, इन सभी को क्या कहा गया भाई, ये सभी एक प्रकार की क्या है, बंधुआ मजदूरी है। क्या है फ्रेंड, ये सभी एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी का ही प्रकार है, बंधुआ मजदूरी का ही है प्रकार। हम देख विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम या अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, सभी क्या है, बंधुआ मजदूरी ही कहलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं भाई, हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है बंधुआ मजदूरी के बारे में। तो जब डेफिनेशन की बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय श्रम आयोग क्या कह रहा है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार ये कहा जाता है कि वह मजदूर जो ऋण लेने के कारण, किसके कारण, ऋण लेने के कारण किसी निश्चित समय के लिए क्या बन रहा है, बंधक रहता है। ऋण लिया गया है, ऋण लेने के कारण वह क्या बन चुका है, बंधक बन चुका है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बंधुआ मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनवरत चलती रहती या निरंतर चलती रहती है। तो ऐसे श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों को क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के द्वारा यह परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से ऋण की बात कही गई है, बंधक की बात गई है, पीढ़ियों तक चलने वाले कार्य की बात की गई है। तो इस प्रकार के श्रम को क्या कहा जाएगा, बंधुआ मजदूरी कहा जाएगा। सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण यदि हम यह प्रतीत होता है कि वास्तव में यह अमानवीय प्रथा है। कैसी प्रथा है, अमानवीय प्रथा है। अमानवीय प्रथा इसीलिए तो इस प्रथा को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मानवीय प्रथा होती तो निरंतरता आज भी बनी होती, लेकिन अमानवीय प्रथा होने के कारण इसे अमानवीय अवैध घोषित कर दिया गया। अवैतनिक श्रम का लाभ उठाने के लिए एक चाल के रूप में शोषणकारी व्यवस्था। अब शोषणकारी किनके द्वारा, देखिए हमने कहा ना, जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, वहाँ के सामंतवाद हो गए, या वे व्यक्ति जिनके पास पूंजी का एकत्रीकरण हुआ करता था, उन व्यक्तियों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। भारत में बंधुआ मजदूरी की उत्पत्ति को यदि हम ध्यान से देखें तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है। देखिए इसकी उत्पत्ति की जब बात की जाती है, भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था
देश की विशेष आर्थिक संस्कृति के कारण हुई है। इसके अनिश्चित बात है, हमने ऋणग्रस्तता की बात कर रहे तो ऋणग्रस्तता का आशय क्या है? कहीं ना कहीं ऐसी बात हमारी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत ही आती है। भाई किसी व्यक्ति को अर्थ की दृष्टि से यदि कमजोर है तो वह क्या करेगा? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनके पास आर्थिक संपन्नता है, उन आर्थिक संपन्नता, साहूकार हैं हमारे, जमींदार हैं, पटेल हैं, सामंत हैं हमारे, या पूंजीपति व्यक्ति हैं, इनसे हम क्या करते हैं? लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं, और इस ऋण के ही बोझ में हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? अपनी सेवाएं अवैतनिक रूप से यहाँ पर देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह मुख्य विशेषता मानी गई, ये मुख्य कारण माना गया है कि भी सामाजिक आर्थिक जो संस्कृति हमारे यहाँ प्रचलित है, उस संस्कृति के कारण इस प्रकार की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती जाती हैं। सामाजिक बुराई की तरह से देखा जाता है ना। और कहीं ना कहीं यह भी माना गया है कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था की एक उपशाखा के रूप में इसे हम देख सकते हैं। समाज में कमजोर आर्थिक सामाजिक स्थिति होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के लोग गांव में जमींदारों से, साहूकारों से अपना क्या करते थे? अवैतनिक आधार पर श्रम और सेवाएं देना प्रारंभ कर देते थे। जैसे कि हम वर्ण व्यवस्था को भी ध्यान से देखें तो हमने वर्ण व्यवस्था में सबसे अंतिम पायदान पे हम किसे देखते हैं? भाई शूद्र को देखते हैं, जो क्या करता था? सेवाएं प्रदान करता था। और आगे यदि हम चले जाएं तो हम जजमानी व्यवस्था को भी देख सकते हैं। उस व्यवस्था में भी भाई पारितोषण थोड़ी ना दिया जाता था, सेवाएं दे रहे हैं अवैतनिक आधार पर। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में बंधुआ मजदूरी को एक अमानवीय दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। क्या कारण ऐसे रहे? तो कृषि प्रधान देश होने के कारण सभी के पास क्या है? जीवन निर्वाह तो सभी को करना। अब जीवन निर्वाह के लिए सभी के पास क्या भूमि हुआ करती थी? जैसे कि हमने कृषक समाज में देखा कि बहुत कृषक समाज और किसान समाज की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे किसान हम के देखते हैं कि जिनके पास भूमि की संपन्नता है। अब वह स्वयं खेती नहीं करते तो भाई कृषक समाज जिसके पास भूमि नहीं है, वह अन्य व्यक्तियों के यहाँ, अन्य किसानों के यहाँ क्या करते हैं? खेती करते हैं। और उनका मुख्य आधार क्या रहता है कि भाई मुझे अपना जीवन निर्वाह करना है, और जीवन निर्वाह के कारण ही वह क्या करते हैं? अपने कृषि को करते हैं, और वह कृषि से जो भी प्राप्त होता है उससे अपना जीवन की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। चलिए, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य स्रोत वन उत्पाद है। भाई आदिवासी को यदि हम ध्यान से देखते हैं, जितनी भी जनजातियों को देखें, चाहे हम उस समय की बात कर लें, चाहे हम आज के समय की बात करें, तो जनजाति का जो मूल क्षेत्र रहता है, जनजाति आधार पर, जैसे हमने कहा कि भाई कोई जनजाति है, भील है। अब भील को यदि हम मूल क्षेत्र पर देखें भारत के, तो हम क्या पाएंगे कि भाई राजस्थान में हमारे भील पाए जाते हैं, ठीक है ना। और भी यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में हमारे भील पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो मूल स्थान पे पाए, और उन मूल स्थानों में भी हम देखते हैं कुछ विशेष क्षेत्र रहते हैं जहां पर जनजाति निवास करती, उनकी भी तो आर्थिक आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाती है? तो अधिकांशतः जो जनजातियां वह वन उत्पाद पर आधारित होती हैं, ठीक है ना। किस उत्पाद पर? वन उत्पाद पर ही अपनी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की क्या करती हैं? पूर्ति किया करती हैं। जिनके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर स्थिति क्या रहती है? थोड़ी सी दयनीय हो जाती है। और एक ऐसा भी देखने में आया है कि जब उत्पाद को बेचा जाता है, यदि मार्केट में आया जाए और उत्पाद को बेचा जाए, तो उनका जो मूल्य रहता है वह मूल्य भी जनजातीय लोगों के लिए क्या होता है? कम प्राप्त होता है, जिसके कारण उनकी आर्थिक दशा क्या हो जाती है? अस्थिर या दयनीय हो जाती है। क्योंकि एक विशेष और भव्य मार्केट या बाजार की जो नीड है वह उनकी पूरी नहीं हो पाती है। और यदि सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो भाई कार्य कुशलता व दक्षता का अभाव, जैसा कि आज के समय पर या हम पहले के समय की बात करें तो विशेषीकरण एक प्रक्रिया, जैसे हमने क्या कहा? विशेषीकरण कार्य का विशेषीकरण के कारण या विशेषीकरण के अभाव के कारण आपके पास स्थिति क्या है कि आप अपना श्रम कम कीमत पर किसी अन्य व्यक्ति को अवश्य देंगे। यदि आप कार्य में क्या है? स्पेशलाइजेशन आपके पास है, तो निश्चित बात है आप अपने श्रम को एक उचित स्थान पर बेचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्य क्या क्या हो जाता है? अनुभव या दक्षता के अभाव में भी क्या रहता है? व्यक्ति कम मानदेय पर या कम आधार पर अपने श्रम को बेचने लगता है। अशिक्षा एवं साधनहीनता की बात भी की गई। धार्मिक कारणों में यदि हम देखें तो वर्ण व्यवस्था, हमारी जाति व्यवस्था, जिनमें कि यह बताया गया है, वर्ण व्यवस्था में भी हमने देखा कि भाई एक विशेष वर्ग के लिए एक विशेष कार्य को ही निर्धारित कर दिया गया है। जाति व्यवस्था में भी हम इस प्रथा को देखते हैं कि जाति आधारित ही व्यवसाय
एक मुख्य माना गया है। यदि व्यक्ति सक्षम है और वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने के प्रावधान नहीं रखे गए थे समाज के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक कारणों की बात की। यदि हम आगे चलते हैं और बात करते हैं भाई इस मजदूरी को, जो बंधुआ मजदूरी है, इसे खत्म करने या निपटाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई अमानवीय प्रथा है और अमानवीय प्रथा को सरकार अपने नियमों के आधार पर क्या करता है, खत्म करने का प्रयास जरूर करता है। तो संवैधानिक प्रयासों की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 19(1)(j) में क्या बताया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या उनकी पसंद का रोजगार करने का अधिकार होगा। जैसे कि हमने कहा कि भाई जातिगत सभी के पास क्या थे, जातिगत कार्य थे, ठीक है ना, सभी के पास क्या थे भाई, जातिगत कार्य थे। संवैधानिक प्रणाली के अंतर्गत उन्हें क्या किया गया, आर्टिकल 19(1)(g) के तहत यह कह दिया गया कि यदि आप चाहो तो दूसरा व्यवसाय भी कर सकते हैं, दूसरा कार्य भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है यहाँ पर। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। तो यहाँ पर बंधुआ जो मजदूरी में प्रथा है, उस प्रथा से क्या कर दिया गया, व्यक्ति को आजाद कर दिया गया, क्योंकि यह उनका क्या माना गया, अनिवार्य अधिकार माना गया। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्भाव एवं बलात् श्रम की बात करता है। तो इस पर भी क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष से उसके कार्य के अलावा अन्य कोई बलात् या बेकार कार्य नहीं करवा सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं। यदि आप कराते हैं तो संवैधानिक प्रावधान है कि आपको सजा का प्रावधान है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 24 कारखाना आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध। यदि 14 वर्ष के बालक को, यहाँ पर आयु सीमा निर्धारित की गई है कि भाई 14 वर्ष के यदि बालक को किसी ऐसे कार्य में आप लगाते हैं जो कि उसके स्वास्थ्य, मानसिक किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो यह क्या है, यह प्रतिबंधित या प्रतिषेध में रखा गया। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत तत्वों का उपबंध। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रावधान राज्य के लिए भी रख दिए कि राज्य के अपने ज्ञाता के आधार पर राज्य क्या कर सकता है, कुछ ऐसे उपबंधों को बना सकता है जो कि वहाँ की जनसंख्या के लिए उपयोगी हो। चलिए आगे बात करते हैं विधिक, विधि के आधार पर क्या प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है ना। वह हमने संवैधानिक प्रावधान देखी जिनका वर्णन जो संविधान में वर्णित है उन्हें क्या कहा जाता है, संवैधानिक प्रावधान कहा जाता है। फिर समय समय पर सरकार के द्वारा जो विधियां बनाई जाती हैं, इन विधियों को क्या कहा जाता है, विधिक प्रावधान के रूप में जाना जाता है। अब यह विधिक प्रावधान क्या कह रहा है हमारे बंधुआ मजदूरी से संबंधित, चलिए बात करते हैं। तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब आया, 1976, हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। 1976 में यह अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, देखिए दोनों वर्गों को यहाँ पर रखा गया। आर्थिक रूप से यानी अर्थ के आधार पर भी यदि कोई व्यक्ति कमजोर है उसके लिए भी यह लाया गया, और सामाजिक रूप से, अब सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग किन्हें रखा गया, जो कि देखिए भाई जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए रखा गया, अनुसूचित जाति के लिए रखा गया सामाजिक दृष्टिकोण से। तो इनके शोषण को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया। संवेदा श्रम विनिमय उन्मूलन अधिनियम यह कब लाया गया, यह लाया गया 1970 को। बेहतर काम की परिस्थितियां लागू की गई कि भाई आपसे काम तो लेकिन जो परिस्थितियां रहेंगी उन्हें बेहतर बनाने का उत्तरदायित्व किसका रहेगा, जिस व्यक्ति के आस आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपसे काम तो कराया जा रहा है लेकिन व्यक्ति विशेष की या जो सेवा दे रहा है या कार्य कर रहा है उसकी परिस्थितियां अनुकूल होना चाहिए, तो इस पर यह बनाया गया। फिर बात की गई भाई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया गया, तो 1948 में यह अधिनियम लाया गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कि आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसका सरकार के द्वारा एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया गया, जिसमें मजदूरी के लिए एक मानक निर्धारित किया गया, एक मानक राशि निर्धारित कर दी गई कि इससे कम आप नहीं दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार। अंतरराज्यीय यानी एक राज्य से राज्य की बात की गई। यहाँ पर यदि आप सेवा और विनियमन या रोजगार की बात की गई, जो कब लाया गया, 1979 में आया। इसके अंतर्गत अंतरराज्यीय मजदूरों की कामकाजी स्थितियों का विनियमित करना, यानी कि राज्य के अंतर्गत जो भी मजदूरों की स्थितियां हैं, जैसे कि हमने कहा कि भाई कोई राज्य है, यह कोई ए राज्य है, यहाँ पर यदि स्थिति संपन्न तो यहाँ पर मानदेय ज़्यादा भी हो सकता है। किसी राज्य के अंतर्गत यदि संसाधनों की कमी है तो यहाँ पर एक मानक
जो बनाया गया है उस मानक से कम तो कहीं नहीं होगा, उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस मानक से कम यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 4, किसी को भी गुलामी की दास्तां में नहीं रखा जाएगा। यानी कि यदि आप कहें कि भाई आप तो यहाँ पर काम करेंगे, बंधुआ मजदूरी की तरह करेंगे, गुलाम की तरह करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये गुलामी की दास्तां को यहाँ से हटाया गया। 10 दिसंबर 1948 को गुलामी और दास व्यापार पर सभी प्रकार के प्रतिबंधित लगा दिए गए। जैसे मैंने कहा था ना कि भाई आदि जो दास प्रथा या हमने गुलामी की या गुलाम की जो प्रथा चल रही थी हमारे यहाँ, उस पर भी पूर्णतः क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे कहते हैं ना मानव की खरीद फरोख्त की जो बात की जा रही थी कि गुलाम रखेंगे हम, तो उसे भी क्या कर दिया है, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। कब किया गया पूर्णतः प्रतिबंधित, तो 10 दिसंबर 1948 को इस प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे की हम बाद में देखते हैं बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम, यह कब लाया गया, तो 1986 में लाया गया। इसका संशोधित जो रूप रहा है कब लाया गया, 2016 में लाया गया। बाल श्रम की बात की जा रही, यहाँ पर आयु सीमा मैंने कहा कि भाई 14 वर्ष के बच्चे को क्या माना गया, हमारे यहाँ बालक माना गया है। तो इसके लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। यदि 14 वर्ष के बच्चे से आप कार्य करा रहे हो तो किस प्रकार का आप कार्य करा सकते हैं और कितने घंटे कार्य करा सकते हैं, घंटे का निर्धारण भी किया गया, कार्य की प्रकृति का निर्धारण भी यहाँ पर किया गया, और बलात् श्रम को यहाँ पूर्णतः हटा दिया गया। और साथ ही साथ उस बालक की मानसिक शारीरिक प्रत्येक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही आप कार्य करा सकते हैं। और कुछ ऐसे कार्य को तो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया जिन कार्यों से बच्चे की मानसिक शारीरिक और अन्य किसी प्रकार की हानि यदि हो रही है तो। नेक्स्ट मानव तस्करी की बात करते हैं। भाई मानव तस्करी का आशय क्या है, व्यक्तियों की या मनुष्यों की क्या करना, एक स्थान से ले जाकर किसी दूसरे स्थान पर भेजना। भेजने का मतलब खरीद फरोख्त से है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से व्यक्तियों को या मानव को क्या कर दिया गया, लिया और वहाँ जाके दूसरे स्थान पर बेच दिया गया, तो इसे क्या कहा जाता है, मानव तस्करी कहा जाता है। तो इस पर रोकथाम और सुरक्षा और पुनर्वास की बात की गई है। अधिनियम कब आया, तो यह अधिनियम 2018 में आया। इसमें सरकार ने तस्करी के सभी रूपों को नए सिरे से परिभाषित कर दिया कि आप पहली बार तो तस्करी कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति की कहीं पर भी व्यक्ति खरीद फरोख्त को क्या कर दिया, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। योजनाओं द्वारा रक्षा उपयोग क्या क्या रहे, तो बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना 2016 में जो लाई गई, उस योजना में क्या रहा, इस योजना के तहत बंधुआ मजदूरी से मुक्त किए गए। देखिए अब बंधुआ मजदूरी में जो काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कर रहे थे, वहाँ से उन्हें आज़ाद किया गया। तो उन्हें आज़ाद कराने वयस्क पुरुषों के लिए, जो पुरुष हैं कैसे वयस्क पुरुष हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपए तथा बाल बंधुआ मजदूरों और महिलाओं के लिए कितने रुपए, 2 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा गया। यदि आप मजदूरी से आपको आज़ाद किया गया, वयस्क पुरुष हैं तो 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, बच्चे हैं महिलाएं तो 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ योजना के तहत प्रत्येक राज्य को इस संबंध में सर्वेक्षण के लिए प्रति जिला 4.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यदि जिला अपने स्तर पर क्या कर रहा है, इस प्रकार के मजदूरों की तलाश कर रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है, तो उसे सर्वेक्षण करने के लिए, तलाश करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई, 4.50 लाख रखे गए। उज्ज्वला योजना जो कि हमारे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है योजना है। इस योजना में क्या है, मानव तस्करी की शिकार, इसकी मानव तस्करी की शिकार कौन, महिलाएं, विशेष रूप से महिलाओं को आश्रय देना और उनका पुनर्वास करने की प्रक्रिया रखी गई। किस योजना के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट की बात करते हैं, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना कब लाई गई, भाई 2021 में ये योजना लाई गई। 27 जनवरी 2022 से इस योजना को प्रभाव में लाया गया। और इस योजना के अंतर्गत क्या है, तो भाई देखिए यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लाई गई। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई किस मंत्रालय के द्वारा यह योजना लाई गई है। भारत में बंधुआ मजदूरों को खत्म करने पर केंद्रित, यानी बंधुआ मजदूर भारतीय दृष्टिकोण में बिल्कुल नहीं होंगे, उन्हें ढूंढिए और उन्हें आज़ाद कीजिए, इस प्रकार की प्रक्रिया इसमें रही। पुनर्वास यदि करना तो सहायता कितनी है, 1 लाख पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्या रखी गई, 2 लाख रुपए, ठीक है। यदि पुरुष है, वयस्क है, तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा पुनर्वास के प्रक्रिया के तहत, और यदि महिला है तो 2 लाख रुपए उसे प्रदान किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 8.7 वर्ष 2025 तथा बंधुआ मजदूरी
रखा गया। आधुनिक दासता और बाल श्रम के निष्कृतम रूपों को उन्मूलन हेतु प्रभावी करने पर बल देता है। 2025 की है योजना, ठीक है, सतत विकास के साथ साथ रखी गई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बंधुआ मजदूरी से संबंधित, जिसमें हमने बंधुआ मजदूरी को समझा, प्रकारों को समझा, और साथ ही साथ हमारे संवैधानिक संवैधानिक प्रावधानों को हमने देखा, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो मजदूर है बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत, उन्हें यदि प्रावधान दिया गया, उन्हें यदि हटाया गया वहाँ से, उन्हें स्वतंत्र किया गया बंधु, तो सरकार ने उनका पुनर्वास किस प्रकार से किया, किस प्रकार की योजनाओं के तहत रखा, यदि आर्थिक सहायता दी तो आर्थिक सहायता क्या रहे। आई हो आप सभी के लिए वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।